नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपनी मेथड की जो क्लास नंबर 21 है, ठीक है, कितने नंबर की क्लास है अपनी? मेथड की क्लास नंबर 21, ठीक है। और ये अपनी सेकंड लास्ट क्लास है, सेकंड लास्ट। और जो लास्ट क्लास है वो आएगी आपके कल, ठीक है। कल आपकी लास्ट क्लास होगी जो कि क्लास नंबर 22 होगी। और इसी क्लास नंबर 22 के साथ आपके मैथ्स के जो टीचिंग मेथड हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज, और किसकी टेस्ट सीरीज होगी? मेथड्स की टेस्ट सीरीज होगी, मेथड्स की, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें कितने टेस्ट होंगे? तो इसमें कुल 50 टेस्ट की बाहुबली सीरीज रहेगी, ठीक है। कुल 50 टेस्ट की बाहुबली सीरीज, एकदम मक्खन टेस्ट सीरीज रहेगी। और इस टेस्ट सीरीज में प्रत्येक टेस्ट में क्वेश्चन की संख्या होगी 15, यानी कि 50 × 15, 50 × 15 कितने हो गए? 750, ठीक है। तो कुल 750 प्रश्न आपके एकदम, वो भी कौन से क्वेश्चन? मक्खन क्वेश्चन, एकदम मक्खन क्वेश्चन, जो कि पिछले विभिन्न सालों के प्रश्न पत्रों में आए हुए, विभिन्न टेट्स में पूछे हुए, उन सभी का बड़ी मुश्किल से हमने संग्रह किया है, ठीक है। विभिन्न किताबों को, प्रश्न पत्रों को देखते करते पूरा निचोड़ सार संग्रह, मतलब आपको तो बस उसको ये बोल रहे हैं कि जीवना ही है, ठीक है, पूरा परोसा हुआ है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं या लापरवाह हैं। जो लोग लापरवाह थे वो पहले से हमारे साथ नहीं जुड़े, तो बस वो रह गए पीछे। और आप आज के दिन ये 21वां वीडियो देख रहे हो, तो कल 22वां देखते ही आपके टीचिंग मेथड्स तैयार हैं। और ये 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स के, जिसके 40 नंबर आपके सिलेक्शन का आधार होंगे। और जो प्राणी मतलब डेडिकेशन के साथ हमारे ये 22 वीडियो देखकर और हमारी ये 50 टेस्ट सीरीज़ में कंटिन्यू रह गए ना, 50 टेस्टों में, तो ये मान के चलो कि वो लाखों की भीड़ में एक चमकता सितारा रहेगा। आई बात समझ में? तो ये सब बात मैंने बतानी ज़रूरी लगी मुझे, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि हमको ऐसा करना चाहिए, रियल में सिलेक्शन लेना है, तो वो आपकी मर्जी है। और बाकी वरना इधर उधर घूमते रहो, देखते रहो वीडियो, इसका देखा उसका देखा, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, तो ऐसे में कुछ हाथ लगना नहीं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे उसके मैं नाम पहले बता देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। ये देखो परीक्षण कैसे होते हैं, एक मिनट रुकना। निदानात्मक और उपचारात्मक ऐसे लिखते हैं, एक मिनट। निदानात्मक परीक्षण होता है एंड उपचारात्मक शिक्षण होता है। अब ये पूरी कहानी क्या है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये पूरी कहानी है क्या। अभी तक जो नॉर्मल टेस्ट वगैरह बच्चों के होते थे, वो टेस्ट होते थे जो अपने टेस्ट लेते ना, कि सिर्फ टीचर ने टेस्ट लिया और देख लिया कि कितने घोटे मारे हुए हैं, भेजे में कितना डाटा है, तो ये चीज़ कहलाती है अपनी उपलब्धि परीक्षण। क्या कहलाती है? ये टेस्ट होते हैं ना अपने, ये कहलाते हैं उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से हमको केवल ये पता लगता है कि बच्चे के जो दिमाग में सैद्धांतिक ज्ञान अर्थात थ्योरेटिकल नॉलेज अर्थात जो थ्योरी का डाटा है वो कितना स्टोर है। तो ये बालक के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करता है, जबकि भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की जांच नहीं करता है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, उपलब्धि परीक्षण है वो एक निश्चित समय बाद में किया जाता है, ठीक है। तो ये सीखने का आकलन है, ये सीखने का आकलन है कि आपने इतने दिनों तक इसमें क्या सीखा, ठीक है। तो अब देखो, मान लो 3-4 महीने पढ़ाया और उसके बाद में जाकर आपने उपलब्धि परीक्षण लिया और आपको पता चला कि इसकी तो गई भैंस पानी में, ठीक है, इसको कुछ आता ही नहीं है, तो वो 4 महीने वेस्ट हो गए ना आपके। तो ये चीज़ भी है इसमें उपलब्धि परीक्षण में। अब हालांकि उपलब्धि परीक्षण से ये ज्ञात हो जाता है कि कमियां कहाँ कहाँ है, कमियां कहाँ हैं। कमियों का तो पता लग जाता है, लेकिन ये पता नहीं लगता है कि इन कमियों का कारण क्या है, कमियों का स्वरूप कैसा है और कमियां को कैसे सुधारा जा सकता है, वगैरह वगैरह। मतलब समस्या की प्रकृति क्या है, समस्या की प्रकृति के बारे में पता नहीं चलता। सिर्फ इतना पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे का त्रिभुज वाला टॉपिक है वो कमज़ोर है। तो अब ये था अपना उपलब्धि परीक्षण। अब हमको क्या करना होता है? उपलब्धि परीक्षण जब बच्चे का ले लेते हैं, जब कमी पता चल जाता है कि कमी क्या है, तो फिर हम करते हैं उसका निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण
तो निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण में मतलब पहले तो बीमारी ढूंढ ली, अब बीमारी कैसी है, बीमारी की मेन जड़ क्या है, बीमारी का स्वरूप कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं निदानात्मक परीक्षण में। जब ये सब चीज़ पता चल गई आपको, तो तब आप बच्चे को क्या कराओगे? तब आप बच्चे को वापस पढ़ाओगे, और उस जो वापस पढ़ाते हो, इन कमियों को ध्यान में रखते हुए इस कमी की जो जड़ है उसको मिटाने का जो आप प्रयास करते हो, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो ध्यान रखना, उपलब्धि परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, जबकि उपचारात्मक एक क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया है। इसमें पढ़ाया जाएगा, कमी को दूर किया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ होती है, और ये ऐसे आपस में रिलेट होते हैं। मेन जड़ तो है ये। अब बस थ्योरी में घूमते रहो, अलग अलग तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिक बताते रहेंगे। समझ में आ गई बात? जिसको ये चीज़ समझ में आ गई उसको मतलब आज का पूरा वीडियो समझ में आ गया। तो अब देखिए अपन चलते हैं निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि इसमें आज हम को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है वगैरह। तो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस, और उपचार का मतलब होता है रिमेडी। ठीक है, तो अब कैसे उपचार होगा, कैसे निदान होगा, उसको देखते हैं। देखो, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में मैंने कई बार बता दिया है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब पर्सन टू पर्सन जो डिफरेंस होता है, के सिद्धांतों के आधार पर माना जा सकता है कि प्रत्येक कक्षा समूह में बौद्धिक आधार पर प्रतिभाशाली, औसत, पिछड़े और कमजोर विद्यार्थी होते हैं, तथा इनका पता एक विभेदकारी उपलब्धि परीक्षण से लगाया जा सकता है। विभेदकारी उपलब्धि परीक्षण वो होता है जिस परीक्षण को करने के बाद हम बच्चों में विभेद कर सकें कि कौन है वो पिछड़े हैं, कौन मंदबुद्धि हैं, और कौन से आपके औसत हैं। इन सब का पता लगाया जाता है विभेदकारी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु ये सामान्य जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं नॉर्मली स्कूलों में, यह तो पता कर लेते हैं कि शैक्षिक रूप से दुर्बल बालक कौन है, किंतु उनकी शैक्षिक दुर्बलता का कारण पता करने में सक्षम नहीं होते हैं। आगे बात। अब देखो, यह कार्य निदानात्मक परीक्षण करते हैं। जो त्रुटि है उसका जो कारण का पता कौन लगाते हैं? ये निदानात्मक परीक्षण लगाते हैं। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कि त्रुटि के कारण का पता कौन बताते हैं? तो वो बताते हैं निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, अतः सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न ऐसे विशेष परीक्षण जो न केवल शैक्षिक दुर्बलता के कारणों का पता लगाते हैं, बल्कि उन कारणों का विश्लेषण कर समाधान का परामर्श भी देते हैं। तो ये क्या करते हैं? केवल ये नहीं है कि केवल कारण बताया, विश्लेषण करके उसका समाधान का परामर्श भी मिल जाएगा कि भाई इसका समाधान कैसे होगा। उसके बाद में पढ़िए, उपलब्धि परीक्षणों तथा निदानात्मक परीक्षणों में मुख्य अंतर उद्देश्यों का होता है। मुख्य अंतर किसका होता है? उद्देश्य का होता है। क्यों? क्योंकि उपलब्धि परीक्षण केवल क्या करता है? कारण के बारे में बताता है। उपलब्धि परीक्षण केवल ये बता देता है कि कमी यहाँ है, लेकिन निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि उस कमी की प्रकृति के बारे में बताना। तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस किसका है? इनके उद्देश्यों का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो गया कि उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में भिन्नता होती है इनके उद्देश्यों के आधार पर। निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का आधार होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से पुटअप हो गया, उपचारात्मक शिक्षण का आधार होते हैं निदानात्मक परीक्षण। क्यों? क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में ही पता चलेगा कि कमी की प्रकृति कैसी है, ठीक है, कमी का स्वरूप कैसा है। जब ये सब चीज़ें आपको पता रहेगी तभी तो आप उतना बढ़िया इलाज कर पाओगे। अरे एक्सरा, सोनोग्राफी वगैरह सब बढ़िया रिपोर्ट देंगे तभी तो जो डॉक्टर है वो अच्छा उपचार कर पाएगा। तो ये बात है। अब इनको लेकर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा? तो कार्टर गुड ने कहा कि निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। स्वरूप में आ गई बात कि जो कठिनाई है वो कैसी है, कठिनाई का जो प्रकार क्या है, कठिनाई का मेन कारण क्या है, ये सब निर्धारित करते हैं। ठीक है, योकम और सिम्पसन ने क्या परिभाषा दी कि निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उस कठिनाई के कारणों को व्यक्त करने के लिए रचा गया है। अर्थात निदानात्मक परीक्षण एक प्रकार का उपकरण है। वो क्या करता है कि छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करता है और जितना संभव हो सके उन कठिनाइयों के कारण को भी बता देता है। ये बात कही थी योकम और सिम्पसन ने। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है
उपलब्धि परीक्षणों तथा निदानात्मक परीक्षणों में क्या अंतर है? तो देखो, उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं? ये समय विशेष पर बालक ने कितना ज्ञान, अंक, ग्रेड अर्जित किया है इसका निर्धारण करते हैं। ये इनका नॉर्मल काम है। जबकि निदानात्मक परीक्षण है वो बालकों के कम अंक, कम ज्ञान प्राप्त करने के कारणों का पता लगाते हैं। ठीक है। नंबर 2, ये केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है। जबकि निदानात्मक परीक्षण है ये व्यवहार के तीनों पक्षों से संबंधित होते हैं, तीनों पक्षों पर गौर करते हैं। नंबर 3, इनकी प्रकृति मात्रात्मक होती है क्योंकि ये सिर्फ अंक, ग्रेड इस पर ही ध्यान देते हैं। जबकि इनकी प्रकृति मात्रात्मक के साथ साथ कैसी होती है? गुणात्मक भी होती है। और एक क्वेश्चन आपका सीधा यहाँ से पुटअप हो जाएगा। आई बात समझ में? और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, ये सीखने का आकलन है जबकि ये सीखने के लिए आकलन है। ये सीखने का आकलन क्यों है? क्योंकि आपने आज तक क्या सीखा इसका आकलन हो जाएगा इसमें। लेकिन ये सीखने के लिए आकलन है क्यों? क्योंकि ये आकलन हम सीखने के लिए करते हैं कि ताकि हम इसमें जो आते हैं आउटपुट, रिजल्ट आते हैं, उनको ध्यान में रखकर आगे का शिक्षण और बेहतर बना पाएँ, हम आगे और अच्छा शिक्षण करा पाएँ। तो शिक्षण के लिए कर रहे हैं ये आकलन, जबकि ये तो सीखने का आकलन है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई? निर्णयात्मक हो गई। ये अपना निर्णय सुना देगा, ग्रेड, अंक सब बता देगा। जबकि इसकी प्रकृति सुधारात्मक है कि हम आगे सीखने के लिए इस परीक्षण को करते हैं ताकि हम और ज़्यादा सुधार कर सकें, और ज़्यादा विकासात्मक कदम उठा सकें। समझ में आई बात? ये प्रक्रिया के अंत में बालकों को उपलब्धि या ग्रेड प्रदान करते हैं, जबकि ये अधिगम अवरोधकों अर्थात अधिगम में आने वाली समस्याओं को पहचान कर उन्हें दूर करने का परामर्श देते हैं। आई बात समझ में? तो ये परामर्श देते हैं। और देखो, उपलब्धि परीक्षणों में जो प्रश्न होते हैं वो सरल से कठिन की ओर होते हैं, अर्थात कठिनाई के क्रम में होते हैं। जबकि निदानात्मक परीक्षणों में जो प्रश्न होते हैं वो सीखने के क्रम में होते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है, कहाँ कमियां आ रही है, उस हिसाब से ही उसके पैटर्न को ढाला जाता है। जबकि उपलब्धि परीक्षण में सरल से कठिन की ओर होते हैं। इनकी प्रकृति निर्णायक होती है क्योंकि ये सीधा ग्रेड और अंक प्रदान करके छुट्टी कर देते हैं। जबकि इनकी प्रकृति सुझावात्मक होती है, ये सुझाव देते हैं कि जो कठिनाइयाँ हैं तो उनका मेन कारण क्या है और आप उनको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 8, ये बालक में सीखने की परिस्थितियाँ क्या है, वे कितना अभिप्रेरित है, ये जानना उपलब्धि परीक्षणों का काम नहीं होता है। इसका ये काम नहीं है कि बालक के सीखने की परिस्थितियाँ क्या है, वो कितना मोटिवेट है, उसने कितना ज्ञान वगैरह, उपलब्धि परीक्षणों का ये काम नहीं है। जबकि बालक के सीखने की परिस्थितियाँ क्या है, वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, उसका मोटिवेशन का स्तर क्या है, ये सब जानना इन परीक्षणों का प्रमुख काम होता है, निदानात्मक परीक्षणों का। तो ये वाला पोर्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6 सीधा यहीं से टपकेगा। अब देखो, निदानात्मक परीक्षणों का स्वरूप। निदानात्मक परीक्षण आखिर चाहते क्या हैं? तो निदानात्मक परीक्षण है वो बालक क्या त्रुटि करता है इसका पता लगाते हैं, बालक किस स्थिति में आकर त्रुटि कर देता है ये पता लगाते हैं, त्रुटि का मेन कारण क्या है ये भी निदानात्मक परीक्षण बताते हैं, त्रुटि का विस्तार क्या है, मतलब त्रुटि कितनी फैली हुई है, त्रुटि की जड़ें अंदर कितनी गहराई तक है। ठीक है, मतलब बच्चे का जो नॉलेज किस स्तर तक खोखला हो चुका है अंदर से, तो ये भी बताते हैं। इस त्रुटि का जो बच्चे जो त्रुटि कर रहे हैं इसका अन्य त्रुटियों से क्या संबंध है, किस त्रुटि का उपचार है वो व्यक्तिगत किया जा सकता है, मतलब व्यक्तिगत करना पड़ेगा, पर्टिकुलर बच्चे को बताना पड़ेगा, और किसका सामूहिक किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी त्रुटियां जिनका उपचार है वो हम सामूहिक रूप से 8-10 बच्चों को अलग से लेकर उनको कर सकते हैं। तो ये भी निदानात्मक परीक्षण बताता है। तो मतलब निदानात्मक परीक्षण बहुत ही अहम रोल अदा करता है उपचारात्मक शिक्षण के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए माल मसाला मिलाकर बढ़िया तरीके से निदानात्मक परीक्षण पहले ही तैयार रखता है ताकि उपचारात्मक शिक्षण बहुत बेहतर ढंग से हो। इसलिए निदानात्मक परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण का आधार कहते हैं। आगे बढ़िए। आगे है निदान की प्रक्रिया। अब निदान की प्रक्रिया में क्या होता है, तो देखो निदान की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो निदान योग्य जो उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन किया जाता है कि कौन से जो बालक हैं उनका निदानात्मक परीक्षण करना है। क्यों? उपलब्धि परीक्षण तो सब बच्चों का होता है, पूरी क्लास का उपलब्धि परीक्षण लेंगे। अब जिन बच्चों ने त्रुटियां की है उन बच्चों का किया जाएगा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो शैक्षिक दुर्बल अधिगम अवरोधक वाले विद्यार्थियों को पहचानना, अर्थात उनको पहचान करके और फिर उनकी क्या की जाएगी, मतलब उनका निदान किया जाएगा ताकि उनके त्रुटियों का कारण पता चले। और उक्त विद्यार्थियों के लिए अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों की पहचान करना, फिर हम उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे कि इनको अधिगम में कठिनाई कहाँ पर आ रही है। ठीक है, फिर हम उनके जो त्रुटियां आ रही है उनके वास्तविक कारणों की खोज करेंगे कि इसका जो मेन रीजन है वो क्या है। ठीक है,
उसके बाद में विषयगत कठिनता के क्षेत्रों में अवधारणात्मक समझ सुदृढ़ करने के सुझाव देंगे कि भाई देखो अवधारणात्मक समझ क्या होती है, जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन बच्चे का फाउंडेशन, जो नॉलेज का आधार है, जो टॉपिक का आधार है, उसको सुदृढ़ अर्थात मजबूत करने का जो क्या सुझाव है वो सुझाव भी इसी में देंगे। और त्रुटियां वापस रिपीट नहीं हो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो इसका भी इसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब देखो निदानात्मक परीक्षणों का क्या महत्व है और उनकी विशेषताएं क्या है। नंबर 1 बात, त्रुटियों के वास्तविक कारणों का पता चलता है किसके माध्यम से, निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से। लर्निंग गैप अर्थात जो अधिगम अंतराल रह गए हैं, बीच बीच में जो कमियां रह गई है, उनका सही तरीके से पता चलता है निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित सुधार भी आप निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से कर सकते हो। और इसके अलावा जो विद्यार्थियों का कुशल शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन भी कर सकते हो। आप यदि बढ़िया तरीके से निदानात्मक परीक्षण करते हो और अच्छे तरीके से त्रुटियों को भांप जाते हो तो आप एक कुशल शैक्षिक निर्देशन भी कर सकते हो, बच्चों को बढ़िया तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उनकी त्रुटियों के स्वरूप को समझ लिया है, त्रुटियों की प्रकृति को जान लिया, त्रुटियों के मेन कारण, जड़ों अर्थात त्रुटियों के स्वरूप को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है, इसलिए आप उनकी बहुत अच्छी गाइडेंस कर सकते हैं। और बालकों की रुचियों, बालकों की योग्यताओं, बालकों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें विषय वस्तु का आप चयन करते हो और संप्रेषण करते हो। ठीक है, कि अच्छा बच्चा इस प्रकार से समझाने पर समझता है तो चलो इस प्रकार से समझाते हैं, उनका इंटरेस्ट किस में, उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उस हिसाब से ही आप अपना नॉलेज डिलीवर्ड करते हो। ठीक है, और उपचारात्मक शिक्षण का आधार भी निदानात्मक परीक्षण में तैयार होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स आएगा, बस गांठ बांध के रख लेना आप तो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। अब देखो प्रमुख निदानात्मक परीक्षण कौन कौन से हैं, जो मानकीकृत मतलब जो स्टैंडर्ड हैं, शिक्षक के द्वारा ये नहीं है कि अधिगम परिस्थितियों को देखकर बनाए ना, ये स्टैंडर्ड हैं। तो प्रमुख निदानात्मक परीक्षण, गणित में प्रमुख निदानात्मक परीक्षण होता है कंपास डायग्नोस्टिक टेस्ट इन अर्थमेटिक नाम से, और भाषा में होता है आयोवा साइलेंट रीडिंग टेस्ट अर्थात मौन वाचन कौशल, और ये प्रेसी का वाचन परीक्षण है। ये आयोवा साइलेंट टेस्ट किसका है, प्रेसी का है। तो दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक आयोवा साइलेंट टेस्ट किसका है, प्रेसी का है। ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया 8 नंबर। भाषा में कौन सा निदानात्मक परीक्षण यूज में लिया जाता है, एक क्वेश्चन ये बन गया, आयोवा साइलेंट टेस्ट। गणित में कौन सा निदानात्मक परीक्षण उपयोग में लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10, गणित में कंपास डायग्नोस्टिक टेस्ट इन अर्थमेटिक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गणित विषय में अधिगम कठिनता के क्षेत्र, कि भाई एक गणित जो विषय है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, कठिनाई कहाँ कहाँ रहती है नॉर्मली बच्चों के, तो उसके कठिनाई के जो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, बच्चों की क्या होती है, संक्रियात्मक समझ पर्याप्त नहीं होती। बच्चे संक्रियाओं का ढंग से उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, मतलब संक्रियाएं वीक होती है। घात की घात, घातों का गुणा, आधार, लेसे पे मैसे पे, ये छोटी छोटी इतनी कमियां रहती है कि वो कभी ढंग से उत्तर निकाल ही नहीं पाते। उनकी भिन्नों को, दशमलवों को, संख्याएं आदि पर उनकी अवधारणात्मक समझ है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। इस वजह से वो इनको समझ नहीं पाता है। उसको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पर समझ विकसित न होना, ये भी इसका बड़ा कारण होता है। ये ना होना तो मतलब उसकी मूलभूत दक्षताएं हैं वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। उसको HCF और LCM पर समझ ना होना, बीजीय अवधारणाओं से परिचित ना होना, मतलब और पर्याप्त समझ न होना। बीजीय अवधारणाएं हैं जो अमूर्त बीजगणित के ढांचे वगैरह, एक्स वाई का गुणा कैसे होता है, एक्स माइनस वाई का कैसे होता है, एक्स बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स है तो LCM कैसे लेंगे, तो मतलब ये बीजीय अवधारणाएं, उन पर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और रेखा गणित की जो अवधारणाएं हैं उसको पता ही नहीं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण है और ये अंदर वाला कोण दिया हुआ है तो बाहर वाला कैसे निकालते हैं, सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, समकोण, एक समकोण त्रिभुज के जो शेष दोनों कोण होते हैं तो उन जो समद्विबाहु त्रिभुज में वो कैसे निकाले जाते हैं, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो ऐसी जो रेखा गणित की जो अवधारणाएं होती है वो उस बच्चे की क्या होती है, लूज होती है, जिससे उसका मैथ से वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो रेखा गणित की अवधारणाओं, संकेतों आदि पर उचित समझ ना होना, ये भी गणित में जो कमजोरी का मूल कारण है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज़ थी। तो आज हमने पूरी तरीके से निदानात्मक परीक्षण को पढ़ा। किसको पढ़ा, निदानात्मक परीक्षण के बारे में हमने भरपूर अध्ययन किया आज। अब अगला जो क्लास आएगा आपका क्लास नंबर 22, तो क्लास नंबर 22 आपका अंतिम क्लास होगा। ठीक है, मैथ्स, टीचिंग मैथ्स का अंतिम होगा, आपका अंतिम नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद में अपने जो टेस्ट हैं वो रेगुलर हम शुरू कर देंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग। ये पूर्णतया निःशुल्क रहेगी लाडलों, सबसे बड़ी बात ये पूर्णतया निःशुल्क है।
समझ में आ गई बात। कोई निःशुल्क में फालतू बैठ के बात भी नहीं करता है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज आपके लिए निःशुल्क है। लेकिन आप इसको निःशुल्क ना बोलकर इसके लिए अमूल्य शब्द का प्रयोग कीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अमूल्य है, इसको फोगट की ना बोलें, क्योंकि मेरी इसमें जान निकलती है इसको पूरा बनाने में, ठीक है। अब ये चीज़ है। अब ये जो पीडीएफ अभी आपने पढ़ी, इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना है। आपको ये सारी पीडीएफ्स वगैरह पूर्णतया निःशुल्क मिल जाएगी। निःशुल्क ना बोलकर इसके लिए भी अमूल्य शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, वो प्ले लिस्ट में पूर्णतया निःशुल्क विथ नोट्स उपलब्ध है। प्ले लिस्ट में जाकर आप उसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है, इस प्रयास के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये लगता है आपको कि ये क्लास अच्छी है तो कम से कम अपने 10 मित्रों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपका एक प्रयास हमारे लिए संजीवनी बूटी का कार्य करता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।